अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। ले जनाब फैसला हो गया महफूज, और ये फैसला बहुत ही ज़्यादा कशीदगी के माहौल के अंदर महफूज किया गया है। और ये बात माननी पड़ेगी कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जिस तरीके से अपनी कोर्ट रूम नंबर 1 में अदालती प्रोसीडिंग्स को चलाया है, वो अपनी मिसाल आप है। यानी उन्होंने हल्लाशेरी भी दिए रखी, उन्होंने थपकियाँ भी दिए रखी, उन्होंने वो कहते हैं ना माथे पर बलों का भी मुजाहरा किया, उन्होंने आंखें भी दिखाई, उन्होंने सख्ती भी की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो केस को अपने ढब पर आगे चलाते चलाते इस लेवल पर पहुंच गए कि आज शाम उन्होंने इस बात का ऐलान ही कर दिया कि जनाब मैंने तो समाअत कर ली है मुकम्मल, और अब मैं कल करूंगा फैसले का ऐलान। फैसले का ऐलान अपनी जगह पर, लेकिन उस फैसले से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये एक अलग सिचुएशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इस फैसले पर अमल दरामद होगा, और क्या हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए भी तैयार है या नहीं। क्योंकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में कुछ बड़ी सरगर्मियाँ जारी हैं, और ये बात मैं आपसे निहायत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी तरह की सरगर्मियाँ जारी हैं। जो गाड़ियाँ हैं वो इधर उधर बड़ी तेज़ी के साथ घूम फिर रही हैं, और इस चक्कर के अंदर हैं कि जनाब किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा हल निकल आए जहाँ से एक दोनों के लिए, दोनों फरीकैन के लिए, यानी अदालत और हुकूमत दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन पैदा हो जाए। और इस हवाले से कुछ जो राब्ते और मुलाकातें हैं वो जो है सरेआम हैं, और कुछ पसे पर्दा हैं। इन सरगर्मियों का भी क्या नतीजा निकलेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा कि ये जो गड़बड़ है, इस गड़बड़ को दूर करने के लिए जो डॉक्टर साहब हैं, असल डॉक्टर साहब, पिंडी के अंदर उनका दफ्तर है, बड़ा ज़बरदस्त क्लिनिक है उनका, वो पिंडी के वाले जो डॉक्टर साहब हैं वो इस मर्ज़ का क्या इलाज तलाश करते हैं। क्योंकि हतमी तौर पर जो तशखीस उन्होंने करनी है, जो दवाई उन्होंने देनी है, उसी दवाई से मरीज़ ने ठीक होना है या उसने और बीमार होना है। इससे कम कोई और सिचुएशन जो है वो अवेलेबल नहीं। अब मैं आपके सामने कुछ सिनेरियोस रख रहा हूँ, और उसमें से एक सिनेरियो ऐसा है जो डॉक्टर साहब जिस पर गौर व फिक्र भी कर रहे होंगे, लेकिन ये नहीं मैं बताऊंगा कि वो कौन सा सिनेरियो है। 3 सिनेरियोज आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, ये जो बेंच, जिसने 3 रुकनी बेंच है, मुअज़्ज़ज़ बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब कर रहे हैं, और इसके अंदर मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं। इनकी तरफ से आना है फैसला। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो फैसला 1 मार्च को आया था 3/2, जो अभी तक एक मुतनाज़ा हैसियत रखता है, इस वजह से कि उस फैसले के ऊपर जो एतराज़ात किए गए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और दीगर मुअज़्ज़ज़ वकला की तरफ से, फाज़िल अदालत ने आज उन एतराज़ात के ऊपर कोई भी बात करने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। अलबत्ता उन्होंने अपने वाला जो फैसला है 3/2 वाला, उस फैसले के ऊपर वो खड़े होते हुए नजर आए हैं। अब 1 मार्च को जो फैसला आया था 3 जजों की अक्सरियती फैसला, वो 3 जज साहिबान कौन कौन थे? जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, यही 3 जज। अब इनका जब फैसला आता है तो उस फैसले का जो नतीजा है वो हमारे सामने है कि उस फैसले के बाद ये जो इंतखाबात हैं उनकी कोई तारीख का तयन कर दिया जाता है। ऐसे ही है जी। और उसमें ये कहा जाता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब के साथ रब्ता करना है, और सदर साहब के कहने पर तारीख का तयन होगा, और फिर तारीख 30 अप्रैल हो जाती है। अब ये जो 3 जज साहिबान जिन्होंने उस वक़्त अक्सरियती फ़ैसला दिया था, ये कैसे मुमकिन है कि ये तीनों के तीनों जजेस अब इस बात का इजहार कर दें कि जनाब हमारा वो वाला फ़ैसला गलत था, अब हम उस फैसले के अंदर ये तरमीम कर रहे हैं? पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से ये सिचुएशन आज की चल रही है, जिस तरीके से कल की सिचुएशन चली, जिस तरीके से जुमे को ये तबाह मामला चले, उसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़े होती हुई नज़र आ रही हैं कि इस मसले को अदालत ने भी अपने लिए एक ऐसा टास्क बना लिया है जिसको उन्होंने फुलफिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो इस चक्कर के अंदर किसी और की बात को सुनने के लिए भी रवादार नहीं है, और कुछ इबहाम हैं, उन इबहामों को भी दूर करने के लिए वो कतई तौर पर तैयार नहीं है। मिसाल देता हूँ आपको आज ही की समाअत की। आज की समाअत के अंदर एक मौके पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नुक्ता उठाया गया, और वो 15 मार्च के हवाले से था, जब जस्टिस
जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से एक फैसला आया जिसमें आर्टिकल 184(3) के तहत चलने वाले तमाम मुकदमात को इल्तवा में डालने का जो था ऑर्डर उसको पास किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सर्कुलर के ज़रिए इस जुडिशल ऑर्डर को जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि गैर मौसर करने की कोशिश की गई। अब इस दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक दरख्वास्त की गई कि जनाब ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात का मामला है, इस मामले में 9 रुकनी बेंच पहले बन चुका था और वो 9 रुकनी बेंच की जो आने जाने की वजह से कोई जज आया कोई जज चला गया, उसकी वजह से एक इबहामी सिचुएशन पैदा हो गई है। बेहतर ये है कि एक नया बेंच बना दिया जाए और उस बेंच के अंदर ये जो 9 जजेस हैं जिन्होंने पहले ये मुकदमा सुना है वो उसके अंदर शामिल ना हो, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजेस में से 9 जजेस इस मुकदमे को ना सुने और बाकी जो 6 जजेस हैं वो इस मुकदमे को सुने। अब अगर ये वाली इस्तदा मंजूर कर ली जाती तो वो जो 6 रुकनी बेंच बनता उसकी सरबराही किसने करनी थी? यकीनी तौर पर सीनियर मोस्ट जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने इस मुकदमे की समाअत करनी थी। अब चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर रिमार्क्स या इसके ऊपर अपना जो जवाब है वो क्या दे रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ये बात कैसे हो गई, ये कैसे हो सकता है कि फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा ही मुकदमा सुने, यानी वो जज साहब जिन्होंने मुकदमा का फैसला लिखा है कि 184(3) के तहत कार्रवाई जहाँ पर चल रही है उसको मौखर कर दिया जाए, तो ये कैसे हो सकता है कि काजी साहब जो है वो जो है इस मुकदमे को सुने। जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसले पर सिर्फ दस्तखत किए थे, तमाम 15 जजेस मुख्तलिफ आरा अपनाने पर एक मुकदमा नहीं सुन सकते। आपने मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है। ये चीज़ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मुकदमा नहीं सुन सकते, तो फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कैसे ये मुकदमा सुन सकते थे? जबकि इसी मुकदमे की जो बेसिक इस्तदा आई थी जब 9 रुकनी बेंच बना था तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस मुकदमे को सुनने से माजरत कर ली थी। अब वो कैसे इस मुकदमे की समाअत में आ सकते हैं? और ये ऐसे कई मिसालें हैं जहाँ पर ऑर्डर लिखने के बाद जजेस मुकदमात का फैसला करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नजर षानी का केस मिसाल है इस बात की। एनीवेज, लेकिन वो चूँकि उन्होंने कह दिया है कि जनाब हमने इसको नहीं करना, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। अब मैक्सिमम क्या हो सकता है? एक तो ये है कि वो जो ऑर्डर उन्होंने पास किया हुआ है उसी ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को कहा जाएगा और उसके साथ साथ वजारत ख़जाना जिसको आज बुलाया गया, वजारत दिफा जिनको आज बुलाया गया, दोनों के सेक्रेटरी साहिबान की तरफ से यहाँ पर तहरीरी जवाबात दाखिल किए गए। उनसे कहा जाएगा कि जनाब भी इलेक्शन कमीशन को जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। 30 अप्रैल को ही इलेक्शन होंगे, हमारे पहले फैसले के ऐन मुताबिक केस क्लोज, ये फैसला आ सकता है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन के लिए हमें गौर करना पड़ेगा आज की प्रोसीडिंग के अंदर एक छोटे से वाक़े पर, और वो है उस वक्त का जब जो सेक्रेटरी डिफेंस है जनरल रिटायर्ड हमीदुर रहमान, वो पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू, और उस वक्त माहौल ज़रा थोड़ा सा बदलता हुआ महसूस होता है। फौजल अदालत उनसे सवाल पूछती है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, यहाँ पे एक नुक्ता ये भी मैं मुझे याद आ गया, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो अभी इंतखाबात की तारीख का ऐलान ही नहीं हुआ, ठीक है जी। पंजाब के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है। अब इस पे आप बताएं कि पंजाब के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, जिस पर सेक्रेटरी डिफेंस फाजिल अदालत को ये बात से आगाह करते हैं कि जनाब सिक्योरिटी की सिचुएशन कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, लेकिन मैं ओपन कोर्ट के अंदर आपको इस हवाले से कुछ ज़्यादा तफसील से नहीं बता सकता। बेहतर ये है कि ये जो है हम इन कैमरा इसके ऊपर बात कर लें, क्योंकि अगर मैंने ओपन कोर्ट में कुछ बोला तो दुश्मन मालूमात लीक कर सकता है। कुछ हसास मालूमात हैं जो चैम्बर में ही बताई जा सकती हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि आप अपनी तहरीरी रिपोर्ट दे दें। तहरीरी रिपोर्ट उनको वहाँ पर सबमिट कर दी गई है, यानी और वो कल जो है ये उसमें जाएगी। अब जो एक मामला आ गया है 90 दिन का, कि जनाब 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाना ये एक आइनी ज़रूरत है। पीटीआई की यही प्ली है ना, लेकिन पीटीआई की ये वाली प्ली सिर्फ पंजाब की हद तक क्यों है कि पंजाब के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ,
خود معزز چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا بھی ہمیں نہیں ایشو، کیونکہ وہاں پہ ابھی الیکشن ڈیٹ ہی نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا کوئی بہت بڑی غلطی تھی۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا جاتا خیبر پختونخوا کے گورنر کی طرح تو وہ قابل دسترس نہیں تھا، پھر وہ 90 دن کی وائلیشن نہیں ہے۔ انتخابات تو ہونے ہیں آئین کی شک کے مطابق ودن 90 ڈیز، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو چاہے وہ پنجاب ہو، لیکن خیبر پختونخوا کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف پنجاب پر فوکس رکھنا یہ کیا ہے؟ اور حیرت کی بات ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر کسی بھی وکیل نے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوں بیرسٹر علی ظفر صاحب ہوں، چاہے وہ عرفان قادر صاحب ہوں، چاہے وہ فاروق ایچ نائک ہوں، چاہے وہ اکرم شیخ ہوں، چاہے وہ کامران مرتضیٰ ہوں، کسی نے بھی خیبر پختونخوا میں انتخابات کے معاملے کو اس کیس کے اندر ڈسکس ہی نہیں کیا۔ اب پنجاب اتنا زیادہ عمران خان صاحب کے لیے ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ پنجاب آدھا پاکستان ہے۔ پنجاب جیت کے ہی آپ تخت پاکستان حاصل کر سکتے ہیں۔ تخت لاہور پر بیٹھنے کے بعد ہی تخت اسلام آباد تک کا راستہ جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ باقی 3 صوبوں کے اندر آپ اکثریت حاصل کر لیں، پنجاب میں آپ کو اکثریت نہ ملے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ پنجاب واحد صوبہ اگر آپ جیت جائیں، پنجاب جیت جائیں تو آپ کسی اور صوبے سے آپ کی 1 سیٹ بھی نہ ہو تب بھی آپ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ یہ کیسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب اہمیت کا حامل ہے، اور فاضل عدالت اس نقطے پر غور نہیں کر رہی کہ اگر پنجاب کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں، یہاں پر ایک صوبائی گورنمنٹ بن جائے گی تو کس طریقے سے مرکز کے انتخابات صاف اور شفاف ہو سکیں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پلی ہے لیکن اس کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ جو وزارت دفاع ہے اس کی رپورٹ آنے کے بعد ایک آپشن جو ہے وہ تجویز کیا جا سکتا ہے کہ وزارت دفاع کی طرف سے یہ آیا ہے نقطہ کہ جناب یہ جو ہے انتخابات جو ہے وہ اس کا انعقاد ممکن نہیں ہے، تو وہ تمام اضلاع جہاں جہاں پر انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ ممکن نہیں ہے، یا جہاں جہاں پر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ آپریشن چل رہے ہیں، ان تمام اضلاع کو نکال کر ان کے جو ہے الیکشنز وہ اکتوبر میں کرا لیے جائیں، باقی اضلاع کے اندر انتخابات کرا دیے جائیں۔ یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ تیسرا آپشن جو ہے اس کا اشارہ خود چیف جسٹس آف پاکستان دے چکے ہیں کہ انتخابات کو اگر آپ نے التوا میں لے کے جانا ہے، انتخابات کو اگر آپ نے ملتوی کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو ملک میں یا تو ایمرجنسی لگانی پڑے گی یا عدالت سے اجازت لینا پڑے گی، اور یہ بات فاضل چیف جسٹس واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ ایمرجنسی لگائے بغیر انتخابات کا التوا نہیں ہو سکتا۔ اب جب ایمرجنسی لگے گی تو دیکھیں اب سچویشن کیا ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی تھیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اگر دیکھا جائے تو یہ 90 دن کے لیے بنی ہیں۔ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے، 90 دن کے بعد یہ جو سیٹ اپ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر ایک الیکٹڈ سیٹ اپ آ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی اس اسکیم کی وائلیشن ہوگی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک ہماری گڑبڑ چل رہی ہے، پیسے نہیں آ رہے، اور اسی دوران کچھ اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں جو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، خاص طور پر خنجراب پاس کے 3 سال کے بعد دوبارہ کھلنے کے بعد سی پیک کے روٹ کی بحالی یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے موجودہ حالات میں وہ کسی بھی طور پر یہ جو اکنامک سٹیبلٹی کا ایک جو پروسیس ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو آخری شرط ہے کہ دوست ممالک کی طرف سے ریٹن گارنٹی مل جائے، وہ ریٹن گارنٹی مل جائے، اور اس کے لیے شاید نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں سعودی عربیہ، اور رمضان کے آخری عشرے میں خود سعودی گورنمنٹ کی درخواست کے اوپر وہاں پر جا رہے ہیں، اور وہاں پر یقینی طور پر یہ جو ملاقاتیں ہیں ان سے کچھ نہ کچھ نتائج اخذ ہوں گے۔ لیکن اگر یہ نتائج نکلتے ہیں اور یہ نتائج جو ہے اس طرح کے نکل آتے ہیں جس میں انتخابات ابھی فوری طور پر اس کی ضرورت نہ پیش آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ایمرجنسی لگے گی، ایمرجنسی لگا کر انتخابات کو التوا میں ڈالا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسا سیٹ اپ لایا جا سکتا ہے جو مرکز میں بھی جس طرح کا ایک نیوٹرل سیٹ اپ بن جائے اور باقی صوبوں میں بھی وہ نیوٹرل سیٹ اپ بن جائے، اور پھر وہ نیوٹرل سیٹ اپ کچھ عرصہ وہ چلے،
اور جو ہے تیسری قوت کی براہ راست مداخلت کی بجائے کچھ ایسا ارینجمنٹ کر لیا جائے جہاں سے یہ ایک سیٹ اپ کم از کم اگلے سال جو ہے اگست تک چلے، اگست 24 تک، اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد پھر انتخابات کا کوئی طریقہ ڈالا جائے۔ یہ ایک تھرڈ آپشن ہے، اور یہ جو تھرڈ آپشن ہے یہ جو ہے یہ تینوں آپشنز میں سے کوئی ایک آپشن ایسا ہے جس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور خاص طور پر وہ آپشن جو اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک زیادہ فیزیبل ہے، اسی پر میرا خیال ہے کہ عمل درآمد ہوگا۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان اگر کل ہو بھی جاتا ہے تب بھی میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے، اور موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی شاید یہ والا آپشن اب اویلیبل نہیں ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔